हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है क्रिच ऑफ रूल्स। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है क्रिच ऑफ रूल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो 1847 के अंदर एक जर्मन फिजिस्ट रॉबर्ट क्रिचऑफ ने ये लॉस पेश किए थे। रिपीट करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैंने ये कहा है कि 1847 के अंदर एक जर्मन फिजिस्ट रॉबर्ट क्रिचऑफ ने ये लॉस पेश किए थे। अब स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये बन सकता है कि हम सर्किट में वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ओहम्स लॉ का यूज कर रहे थे कि हमें क्रिच ऑफ लॉस की जरूरत क्यों पेश आई। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो ये है कि अगर हमारे पास सिंपल सर्किट होंगे तो सिंपल सर्किट में रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट हम ओहम्स लॉ की मदद से करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होते हैं हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया और इसके बाद हमारे पास करंट हो गया और उस वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए हम क्रिच ऑफ लॉस का यूज करते हैं, क्रिच ऑफ रूल्स का यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट ये एमसीक्यूज अब आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट एमसीक्यूज जो कि बच्चों मैंने बता दिया कि 1847 के अंदर जर्मन फिजिस्ट रॉबर्ट क्रिचऑफ ने ये लॉस पेश किए थे। अब बच्चों, सेकंड एमसीक्यूज वो ये है कि फॉर सिंपल सर्किट वी यूज द ओहम्स लॉ, कि सिंपल सर्किट के अंदर हम ओहम्स लॉ का यूज करते हैं और हम कौन कौन सी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, करंट की वैल्यूज को, वोल्टेज की वैल्यूज को और रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये है कि सिंपल सर्किट कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे सर्किट के जिसमें एक ही रेजिस्टेंस और एक ही बैटरी हो तो उसे हम नाम देते हैं सिंपल सर्किट का। तो सिंपल सर्किट के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? ओहम्स लॉ यूज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट वी यूज द क्रिच ऑफ रूल्स, कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर हम क्रिच ऑफ रूल्स का यूज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स सर्किट स्टूडेंट ऐसे सर्किट होते हैं कि जिसमें बस एक से ज्यादा अगर हमारे पास रेजिस्टेंस या बैटरीज हो तो स्टूडेंट ऐसे सर्किट को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टर्स और 3 बैटरीज ले रखी हैं और इस सर्किट में अगर मैं करंट की वैल्यूज, वोल्टेज की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे बच्चों क्रिच ऑफ रूल्स का यूज करना पड़ेगा। अब बच्चों, क्रिच ऑफ के जो रूल्स हैं वो 2 रूल्स हैं। तो पहला रूल्स वो ये है क्रिच ऑफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम नाम देते हैं केसीएल का। तो केसीएल स्टैंड फॉर होता है क्रिच ऑफ करंट लॉ, मींस के करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड है स्टूडेंट क्रिच ऑफ सेकंड लॉ। तो क्रिच ऑफ सेकंड लॉ स्टैंड फॉर क्या होता है? केवीएल। इसका मतलब ये है कि क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ। तो सेकंड लॉ को हम क्या नाम देते हैं? केवीएल। और केवीएल स्टैंड फॉर क्या होता है? क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ को हम क्या नाम देते हैं? केसीएल, क्रिच ऑफ करंट लॉ। और सेकंड लॉ को हम क्या नाम देते हैं? केवीएल, क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ। लेकिन स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट फर्स्ट लॉ को फुल डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रिच ऑफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम नाम देते हैं केसीएल का। अब स्टूडेंट, इस लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गई तो ये जो लॉ होगा आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला मेरे पास पाइप है। अब बच्चों, इस पाइप में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बेटा ले रखा है, तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं जंक्शन पॉइंट्स का। ठीक है, अब जंक्शन क्या होता है? तो बच्चे, जंक्शन वो ये होता है कि इस पॉइंट से बच्चों 3 पाइप्स जो हैं हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के लगा रखे हैं, तो इसलिए बच्चों मैंने इसको नाम दे दिया है जंक्शंस। पॉइंट का ये जंक्शन का बच्चों मैंने नाम दे दिया है। मान लेते हैं स्टूडेंट के 1 सेकेंड में
1 सेकंड में 10 लीटर वाटर इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। अब स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप्स इस जंक्शन के बाद है, तो 1 सेकंड में 3 लीटर वाटर जो होगा वो फ्लो करेगा, इस जंक्शन से अवे फ्लो करेगा। अब स्टूडेंट सेकंड पाइप जो कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, हम मान लेते हैं कि उस डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पाइप में उसी सेकंड के अंदर 2 लीटर वाटर इस जंक्शन से अवे जा रहा है। अब स्टूडेंट जो तीसरा डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो पाइप है, तो हम मान लेते हैं कि उसी सेकंड में इस जंक्शन से 5 लीटर वाटर जो है वो अवे जा रहा है। अब जंक्शन से पहले वाटर्स का जब मैं सम करूंगा और इस जंक्शन के बाद जब मैं वाटर्स का बच्चों में सम करूंगा तो वो इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस लॉ को हम नाम देते हैं किरचॉफ लॉस का। अगर बच्चों मैं करंट पे अप्लाई करूंगा फिर मैं किरचॉफ लॉस का मैं नाम दे सकता हूं। और एक बात याद रखिएगा कि थ्रो आउट जो अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं ये कह सकता हूं मैथमेटिकली कि इस जंक्शन से आने वाला जो वाटर होगा, ठीक है, या टूवर्ड्स जो वाटर होगा इस जंक्शन की तरफ, वो बराबर होगा इस जंक्शन से जाने वाला जितना पानी होगा या वाटर होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो सर मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है कि इस जंक्शन की तरफ टूवर्ड्स वाटर जितना होगा तो इस जंक्शन से अवे जितना भी बच्चों अवे होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो टूवर्ड्स कितना है यहाँ पे देखें, 1 सेकंड के अंदर 10 लीटर, तो मैंने 10 लिख दिया। और अवे कितना है, क्योंकि इस जंक्शन के बाद डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के जो पाइप्स हैं वो मैंने लगा रखे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पाइप उसमें से 3 लीटर, तो 3 लिख दिया मैंने। और दूसरे में बच्चों 2 तो 2, और तीसरे में बच्चों मैंने क्या लिख रहा 5। जब बच्चों मैं इसको ऐड अप करूंगा तो ऐड करने से पहला बच्चों मैंने ऐड किया तो 10 टूवर्ड्स कितना आ रहा है 10 लीटर आ रहा है, और अवे कितना जा रहा है 10 लीटर्स आ रहा है। ठीक है, तो टूवर्ड्स जितना पानी आया था या वाटर आया था तो स्टूडेंट अवे भी तो उतना ही वाटर जा रहा है। तो इस लॉ को हम क्या नाम देंगे, शाबाश, इस लॉ को हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ का नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस थ्रो आउट मोशन में अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इस जंक्शन पे अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इस जंक्शन पे अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा, अमाउंट ऑफ वाटर 0 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट आपके बुक के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और किरचॉफ लॉस को फुल डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक वायर्स का डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल वायर्स के एक नेटवर्क है। हमने यहाँ पे बच्चों 4 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली वायर्स को कुछ इस तरह से रीअरेंज कर रखा है। तो जैसे ही बच्चों मैं इसको बच्चों मीट कराऊँ तो मेरे पास एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा, तो उस कॉमन पॉइंट्स को मैं नाम देता हूँ जंक्शन पॉइंट का। ठीक है, ये जंक्शंस का बच्चों मैं नाम देता हूँ। अब गौर से समझिएगा, तो पहली 2 वायर में से बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा है, तो पहली वायर में से I1 इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, और स्टूडेंट सेकंड वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है I2, तो वो इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट इस जंक्शन से अवे भी तो करंट जाएगा, जितनी अमाउंट में करंट आया था उतनी अमाउंट में जाएगा भी तो सही अवे। अब मान लेते हैं कि थर्ड वायर है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया की जो वायर है, और उसमें से करंट जो होगा इस जंक्शन से अवे जाएगा। अब स्टूडेंट इस जंक्शन से जो 4 वाली जो वायर है, तो उसमें से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब बच्चों हमने करना ये है कि इस जंक्शन से पहले जितना करंट आ रहा है उसको सम करना है, और जितना करंट स्टूडेंट इस जंक्शन से अवे जा रहा है उसको सम करना है, और वो तो दोनों सम होंगे, टूवर्ड्स और अवे, वो दोनों इक्वल होंगे।
ठीक है, और यही जो स्टेटमेंट होती है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट होती है। आई होप स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है अब आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जंक्शन पे अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट इस जंक्शन पे अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू वो जीरो होगी। ये मैं प्रूव भी करूंगा कि कैसे जीरो होती है। अब बच्चों ये जो है कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके अच्छे से इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि सम ऑफ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट। मतलब ये है कि इस जंक्शन की तरफ जितना करंट्स आ रहा है उन करंट्स का बच्चों मैं सम लूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और स्टूडेंट इस जंक्शन से करंट अवे भी तो जा रहा है और उस करंट का बच्चों मैं सम करता हूं, तो सम करने से स्टूडेंट आने वाला करंट बराबर हो जाएगा जाने वाले करंट के, ठीक है। तो यही हमारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट होगी। तो मैंने बच्चों यही स्टेटमेंट लिख रखी है और पढ़ा भी दी है, ठीक है। अब बच्चों हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो समेशन ऑफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। कहने का मतलब ये है कि जितनी अमाउंट्स में जो करंट आ रहा है उन करंट्स का जो सम होगा तो वो टूवर्ड्स आएगा, ठीक है। जब मैं सम करूंगा तो टूवर्ड्स करंट का जो मैं सम लूंगा वो बराबर हो जाएगा किसका, अवे वाला करंट के। तो स्टूडेंट अब टूवर्ड्स करंट कौन कौन सा आ रहा है इस जंक्शन से पहले, टूवर्ड्स कौन कौन सा करंट आ रहा है। अब I1 प्लस स्टूडेंट I2, ये वाला टूवर्ड्स जा रहा है तो I2। अब इस जंक्शन से अवे जा रहा है, कौन सा करंट अवे जा रहा है, इज इक्वल टू अब I3 अवे करंट जा रहा है। अब मैं उसको सम कर दूंगा इसमें बच्चों I4 में। तो स्टूडेंट अगर मैं बच्चों इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। डियर स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है I3 ये प्लस वाली है, तो ये दूसरी तरफ जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ये वाली जो टर्म है प्लस I4 ये दूसरी तरफ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या होगी, शाबाश, ये माइनस की हो जाएगी। तो प्लस माइनस क्या होगी, माइनस। और यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, तो ये जीरो आ गया, ठीक है। अब मैं इन तमाम करंट्स का जब बच्चों में अलजेब्रिक सम करता हूं तो मेरे पास जीरो आएगा। अब ये कैसे जीरो आएगा, अब बच्चों इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को बच्चों हमें प्रैक्टिकली समझने लगे हैं। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट इस फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं कि I1 जो है फर्स्ट वायर में जो करंट है वो I1 है, वो है 5 एम्पियर। और जो सेकंड वायर है स्टूडेंट हम मान लेते हैं I2 इसमें से फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो करंट है वो है मेरे पास 3 एम्पियर। अब अवे जा रहा है। अब जो थर्ड वायर है, अब थर्ड वायर में बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों 4 एम्पियर करंट बच्चों अवे जा रहा है इस जंक्शन से। और स्टूडेंट यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको ना इन वैल्यूज को बच्चों में सम कर देता हूं, टूवर्ड्स और अवे, ये याद रखना है। अब गौर से बच्चों देखिएगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया। अच्छा जी 5 एम्पियर फर्स्ट वायर में, अच्छा सेकंड वायर में, ठीक है, ये भी अवे जा रहा है, तो ये मेरे पास है 3 एम्पियर करंट, ये बराबर होगा, ठीक है, टूवर्ड्स, ये कौन सा करंट है, टूवर्ड्स, इस जंक्शन की तरफ, वो बराबर होगा। और इस जंक्शन से जाने वाला करंट, ठीक है, जंक्शन से जाने वाला करंट कितना बच्चों, 4 एम्पियर और प्लस बच्चों 4 एम्पियर, ठीक है। अब बच्चे मैं इसको सम कर देता हूं, तो ये मेरे पास 8 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर। अब डियर स्टूडेंट मैं इस टर्म को बच्चे में दूसरी तरफ लेके आना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, 8 एम्पियर बच्चों, फिर क्या होगा, माइनस बच्चों क्या आएगा, 8 एम्पियर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये प्लस माइनस से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों इसको सम करने से, इसको सोल्व करने से मेरे पास क्या आया है, शाबाश, 0 आया है। अब ये जो 0 करंट होगा ये कहाँ पे होगा,
डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा जंक्शन पे 0 एम्पेयर करंट होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि अलजेब्रिक सम जो होगा जंक्शन पे वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने यही बच्चों लाइंस लिख रखी हैं। सेकंड स्टेटमेंट वो ये बन सकती है कि सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन इज इक्वल टू द 0। तो जंक्शन पे करंट की जो वैल्यू होगी वो बच्चों 0 होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ का। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम नाम देते हैं स्टूडेंट पॉइंट रूल का, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं और इसको हम जंक्शन भी कह सकते हैं। तो जंक्शन रूल का भी नाम देते हैं और इसको हम नोडल रूल्स का भी नाम देते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करूं तो नोड और जंक्शन में भी फर्क होता है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करूं, अब नोड और जंक्शन में फर्क क्या है, तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट अगर दो वायर एक ही पॉइंट पे मीट करें तो वो हमारे पास बनेगा नोड। तो स्टूडेंट नोड कैसे बन रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए, मेरे पास दो वायर है ना, तो दो वायर्स एक ही पॉइंट पे बच्चों मीट करेंगे तो ये मेरे पास नोड होगा। अगर स्टूडेंट दो से ज्यादा वायर अगर एक ही पॉइंट पे मीट करें तो उसे हम नाम देते हैं जंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, गौर से देखिए, ये दो वायर हैं तो ये मीट करेंगे एक पॉइंट पे, तो ये मेरे पास क्या होगा, नोड होगा। अब स्टूडेंट इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे तो बच्चों दो से ज्यादा है तो इसको हम क्या नाम दें, जंक्शन का, और इसको बच्चों नोड का। शाबाश, दो नोड का, इसको बेटा जंक्शन का, इसको हम नोड का। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों नोडल रूल नहीं होगा बल्कि ये जंक्शन रूल होगा। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नोडल रूल, तो ये नोडल रूल भी हो सकता है। ठीक है, तो बुक्स को फॉलो करना है। मैंने आपको बच्चे जो है कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। अब बच्चों इसकी कन्वेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट। अगर स्टूडेंट पॉइंट्स की तरफ अगर करंट आएगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर डियर स्टूडेंट करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, अगर पॉइंट से अवे जाएगा तो उस वक्त हम करंट की वैल्यूज को नेगेटिव लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये माइंड में याद रखना है इन पॉइंट्स को, ये भी बच्चों एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब एक और डायग्राम बच्चों बनाता हूं और उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूं मैं। मान लेते हैं स्टूडेंट ये मेरे पास है, हाँ, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे जो करंट आ रहा है I1 और यहाँ से जा रहा है I2 और यहाँ, अच्छा जी, यहाँ आ रहा है हाँ I3 और बच्चों यहाँ पे जा रहा है I4। और अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने ये वाली डायग्राम याद कर रखी है और इसी के अकॉर्डिंग बच्चे इक्वेशन ड्राइव कर देते हैं। तो ये रॉन्ग है। तो टू वर्ड्स और अवे वाला कॉन्सेप्ट याद करना है। अगर बच्चों टू वर्ड्स आएगा वो बराबर किसके होगा, अवे के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है, टू वर्ड्स है। ठीक है, तो I1 टू वर्ड्स आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा है, और I3 बच्चों टू वर्ड्स आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बच्चों क्या बनेगा, शाबाश। तो इस डायग्राम में I1 प्लस बच्चों क्या होगा, टू वर्ड्स। ठीक है ना, टू वर्ड्स याद रखना है। तो टू वर्ड्स कौन कौन सा करंट है, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू, अब अवे याद रखना है। तो इस पॉइंट से अवे कौन सा करंट जा रहा है, I3 प्लस बच्चों क्या होता है, I4। तो ये इक्वेशन बनेगी। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बच्चों एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो ये बच्चों आपने अच्छे से याद करना है। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन का यूज करता हूँ और इस इक्वेशन से बेटा हमने एक एमसीक्यूज ड्राइव करना है।
अब बच्चों मैं दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ टी से, मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टी से। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो I1 टी प्लस बच्चों I2 टी इज इक्वल टू I3 टी प्लस बच्चों I4 और ये आ गया टी। अब स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, फार्मूला वो ये पढ़ रखा है स्टूडेंट कि हमारे पास जो करंट होता है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस पर यूनिट टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास चार्ज किसके इक्वल होगा, Q इज इक्वल टू आई टी। ये होता है ना आई टी। अगर यहाँ पे बच्चों करंट 1 है तो सबस्क्रिप्ट में हम क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। तो इसकी जगह I1t की जगह हम क्या यूज करेंगे, शाबाश, तो I1t की जगह नेक्स्ट स्टेप है ये इसका, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, शाबाश, Q, हाँ Q1 होगा। और बच्चों यहाँ पे I2t है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, 2, यहाँ पे भी क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा Q2 बराबर, ये बराबर आ गया। अब यहाँ पे I3, तो यहाँ पे I3, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों I3, तो ये क्या आएगा, शाबाश, ये आएगा I3 और प्लस बच्चों यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे बेटा 4 आएगा ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी एक लॉ है। ये कौन सा लॉ है, ये अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे डियर स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है कि जितना चार्जेस इस जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही चार्जेस स्टूडेंट उस जंक्शन से अवे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो ये बनता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल को होल्ड करता है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है जिसको हम नाम देते हैं केसीएल का, तो केसीएल जो लॉ होता है वो होल्ड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को होल्ड करता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीट कर देता हूं। मैंने ये कहा है कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है तो स्टूडेंट ये होल्ड करता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल होल्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है। लेकिन आपकी जो बुक्स है उसमें वो ये मेंशन कर रखा है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है होल्ड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों कंक्लूजन। तो कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट द टोटल चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब ये है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपलिसिटी अगर मैं कहना चाहूं। ठीक है, तो जितना जो हमारे पास जो चार्जेस होगा, जितना चार्जेस बच्चों इस जंक्शन की तरफ आएगा उसका अगर मैं सम करूं, और स्टूडेंट जितना चार्जेस इस जंक्शन से अवे जाएगा उसका अगर मैं सम करूं तो वो दोनों जो होंगे इस पॉइंट पे बच्चों क्या होंगे, शाबाश, इक्वल होंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंक्लूजन अब आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज वो ये है कि अब आपने वही बात याद रखनी है, टू वर्ड्स और अवे बराबर होते हैं। अब बच्चा टू वर्ड्स, शाबाश, टू वर्ड्स इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू वर्ड्स कौन कौन सा है, I1 और प्लस I4। तो I1 प्लस बच्चों क्या आएगा I4 बराबर होगा टू वर्ड्स किसके भाई, अवे के। तो अवे कौन सा है, I2 और प्लस बच्चों क्या आएगा, शाबाश, I3। तो ये मेरे पास आ गया I3। अब बच्चों मैं यहाँ पे बच्चों मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, वैल्यूज को पुट कर दो और सॉल्व कर दो और I2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर दो। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं डियर स्टूडेंट, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें
और इस चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।